वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पार्ट वन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पार्ट टू खत्म हो चुका है। तो बिकॉज बच्चों की डिमांड थी कि सर जो आपके रिमेनिंग टॉपिक बचे हुए हैं उसको आप पार्ट थ्री में खत्म कर दीजिए। तो मैंने एक काम किया, आपके लिए एक रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ ताकि आप ये फॉर्मूला देखते जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि आई नो आपका 27 दिसंबर को एग्जाम है और 26 दिसंबर आज है। तो आप लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और साथ ही साथ मैं इसका जो पीडीएफ होगा अपने टेलीग्राम आईडी पे डाल दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा वीडियो देख लीजिए। आ गया आ गया आ गया। ऐसा क्या आ गया सर? अरे टेक्स्ट बुक का क्रिसमस सेल आ गया है और गिफ्ट में स्पेशल ऑफर मिल रहा है। ऐसा क्या क्या मिल रहा है सर? अरे इस क्रिसमस सेल में 1 साल का पास प्रो मिल रहा है मात्र 314 में और 1 साल का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है मात्र 224 में। तो आप भी जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए क्योंकि ये ऑफर है सीमित समय के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो देख लिया होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिकॉज स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुल। यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पार्ट थ्री, जैसे कि आपको पता है हमारे मेन 3 चैप्टर बचे हुए हैं बड़े बड़े, मतलब इन द सेंस डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी। यहाँ पर आपके 2 चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, जहाँ पर आपके क्वेश्चन जहाँ पर क्वेश्चन आपके लैंग्वेज पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं आप लोगों को, क्योंकि टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, एटीसी एग्जाम कल है आपका। टेक्स्ट बुक पास प्रो, यदि कोई बच्चा टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहता है, टेक्स्ट बुक पास प्रो बच्चा ले सकता है बाय यूजिंग द कूपन कोड ATULB पास। ओके, इफ यू यूज द कूपन कोड ATULB पास तो आपको काफी सारा डिस्काउंट मिल जाता है टेक्स्ट बुक पास प्रो पर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं एटीसी के बैचेस। एटीसी का विक्ट्री बैच भी कंप्लीट हो चुका है, एटीसी का प्रैक्टिस बूस्टर लाइव बैच भी कंप्लीट हो चुका है। अब जब फ्यूचर में जब वैकेंसीज आएंगी तो हम लोग दोबारा बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलो स्टार्ट करता हूं मैं आज की फॉर्मूला क्लास। लिसन वेरी वेरी केयरफुल। तो आप लोग कोई भी कोर्सेज के लिए आप लोग ATULB कूपन कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट अवर क्लास। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुल। मैं स्टार्ट करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन से, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं स्टार्ट करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन से, ओके। तो आपको जो जो चीजें बतानी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन समझ सकते हो कि एक दो क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ऑर्डर एंड डिग्री का। आपके पेपर में ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं ऑर्डर एंड डिग्री का। तो यदि हम बात करें ऑर्डर डिग्री के बारे में, तो ऑर्डर डिग्री क्या है फंडामेंटल। देखिए आपको पता है, यदि मैं ऑर्डर की बात करूं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इज कॉल्ड ऑर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म को बोलते हैं ऑर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इज कॉल्ड ऑर्डर। दिस आर वेरी वेरी इजी। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इज कॉल्ड ऑर्डर, ये पहला फंडा है। लेकिन डिग्री निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए मैं बता दूं आपको, योर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में मैं डी लिखूंगा। ओके, डिग्री निकालने के लिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए इन डेरिवेटिव। डिग्री निकालने के लिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए। ये पहली बात कंपलसरी है। यदि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल डेरिवेटिव होगी तभी हम डिग्री निकाल सकते हैं। तो सर बस बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि सर डिग्री निकालना है, मेरे को डिग्री निकालना है तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल डेरिवेटिव होना चाहिए। तो सर उसकी डेफिनेशन क्या होगी, बस हाईएस्ट इंटीजर पावर लिख लो। लैंग्वेज पर ध्यान देना, हाईएस्ट इंटीजर पावर। फिर एक एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। हाईएस्ट इंटीजर पावर ऑफ ऑर्डर, हाईएस्ट इंटीजर पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। यस, हाईएस्ट इंटीजर पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री। तो बच्चों मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मैंने एग्जांपल दिया dx ओवर dy, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। अब इस क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे कि भैया ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, तो आपको डेरिवेटिव टर्म दिख रही है dy बाई dx, दिख रही है dy बाई dx डेरिवेटिव टर्म। तो जब मेरे को डेरिवेटिव टर्म दिख रही है सिंपल द वन। लेकिन एक चीज देखिएगा, क्या आप इसको 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं? हाँ सर। क्या आप इसको ओनली डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं? हाँ सर। तो माय फ्रेंड इसको मैं चेंज करके दिस इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द वन।
ओके, सो पहले आपको बता दूं ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव नहीं है, ये है आपका पॉलिनोमियल डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि मैं इसका डिग्री बात करूं तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री आपका 2 होगा। अब इसी तरह जैसे एग्जाम्पल आपको मैं डिस्कस किया, एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल ये है कि यदि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ दिस इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ओके, की पावर मैंने आपको दे दिया दैट इज 3 एंड द प्लस मैंने आपको दे दिया डी वाई बाई डी एक्स, और एक दे दिया दिस ई टू की पावर डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू बता 0। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है एंड इस क्वेश्चन का डिग्री क्या है। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर डिग्री निकालना। यदि हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर साफ दिखता है, ऑर्डर इज हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो ऑर्डर हो गया 2। अब उसकी हाईएस्ट पावर आपको दिख तो रही है 3, लेकिन एक चीज देखिए कि यहां पर आपका e की पावर डी वाई बाई डी एक्स है, ओके, और बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। This differential equation is not polynomial in derivative. This differential equation is not polynomial in derivative. Yes. और जब ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव नहीं है, इसको बना भी नहीं सकते आप, तो डिग्री इस केस में नॉट डिफाइंड रहेगा। डिग्री इस केस में क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। यस, डिग्री इस केस में नॉट डिफाइंड रहेगा। तो पहला टॉपिक आपका यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। दूसरा टॉपिक आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा टॉपिक आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है आपका दूसरा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि मैं आपसे बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ओके, तो फंडामेंटल ये है हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म डिफरेंशियल हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोई आपसे पूछे कैसे फॉर्म करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप बोलोगे बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, by eliminating arbitrary constant, by eliminating arbitrary constant। सर ये arbitrary constant क्या होता है? by eliminating arbitrary constant, सर ये arbitrary constant क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको मैंने एक सर्किल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बता आर स्क्वायर। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस है इसका सर्किल का आर। तो आपको बता दूं ये एक सेंटर है, सेंटर आपको दिख रहा है, सेंटर क्या है, सेंटर आपको 0,0 दिख रहा है और रेडियस आपको आर दिख रही है। अब यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि इसमें आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, तो जो आर है ना, दिस आर इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों। ये जो आर है ना, तो इस आर को हम बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने बोल तो दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमने बोल तो दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस सिंपली इक्वल्स टू बता आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, आपको इसको आर को हटाना है। तो भैया हाउ टू इलिमिनेट द क्वेश्चन आस्किंग इन द एग्जाम कि भैया हाउ टू इलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हाउ टू इलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोई आपसे पूछे आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कैसे इलिमिनेट करोगे, हाउ टू इलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हाउ टू इलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो फंडा ये है यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग डिफरेंशिएशन, यस माय फ्रेंड, यूजिंग डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन को यूज करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाओगे। तो सर यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप क्या करो, आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करा मैंने डिफरेंशिएशन, तो ये आया 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ऐसा आ गया 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉरी, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा बच्चों, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है सर, तो भैया मेरा क्वेश्चन सॉल्व करके ये हो गया एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मेरा आंसर हो गया, मेरी फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या दिख रहा है आप लोगों को, इसका ऑर्डर मेरे को 1 दिख रहा है, इसका ऑर्डर मेरे को 1 दिख रहा है, ओके। तो मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आपका इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो ऑर्डर 1 आया। तो आपको बता दूं यदि कोई आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन this is equals to what, effective number of arbitrary constant, effective number of arbitrary constant। यदि आप मुझसे पढ़े हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पता है मैंने वर्ड इफेक्टिव क्यों लिखा है।
इफेक्टिव नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ओके, इन द इक्वेशन जो आपको मिलती है, इन द इक्वेशन जो आपको मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द इक्वेशन। जैसे ये हमने एग्जांपल देखा था, इस एग्जांपल में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, ओके। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं ऐसे कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ऐसे दे दिया R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ओके। तो अब आप यदि देखोगे तो आप बोलोगे इसमें आपके दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यदि आप बोलोगे अलग अलग कि सर इसमें मेरे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक है R1 एक है R2, लेकिन दोनों एडिशन में है। लेकिन आप यदि डिफरेंशिएट करने बैठोगे तो आपका यही आएगा 2x एंड द प्लस 2y एंड द dy by dx दैट इज इक्वल टू बता 0। तो आपका ऑर्डर तो बनाया, इसलिए मैंने लिखा हुआ है इफेक्टिव नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द इक्वेशन, ओके। तो ये आपका फंडामेंटल हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी चूंकि हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो माय फ्रेंड अभी हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। नाउ वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके एटीसी एग्जाम में, इन योर एटीसी एग्जाम, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एटीसी एग्जाम में तीन बड़े इंपॉर्टेंट है, तीन फंडामेंटल्स, जिसमें नंबर 1 होता है आप लोगों का वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ओके। जिसमें नंबर 1 होता है आप लोगों का वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और नंबर 2 यदि हम बात करें तो नंबर 2 होता है आप लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 2 होता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। और नंबर 3 होता है आप लोगों का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके तीन है फंडामेंटल जो आपके एटीसी में पूछे जाते हैं इन द एग्जाम। नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नंबर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 3 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यदि बात करें वेरिएबल सेपरेबल मेथड की, ओके। तो नाउ द फर्स्ट मेथड के पास हम चलते हैं। फर्स्ट मेथड इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यदि मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की बात करूं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड की बात करूं, तो नाम से लग रहा है सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग सेपरेट द वेरिएबल एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेट, सेपरेट द वेरिएबल एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेट, सेपरेट द वेरिएबल एंड आफ्टर दैट क्या करना है, आफ्टर दैट आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सेपरेट द वेरिएबल एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना वेरिएबल सेपरेट मेथड, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल सेपरेट का मतलब क्या है, आप वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और फिर इंटीग्रेट कीजिए। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एग्जांपल देखिए इस पिक्चर में। आपको मान के चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स, और कोई आपका फंक्शन ऑफ x है, कोई आपका फंक्शन ऑफ y है। तो आपको x वाला एक साइड ले जाना है, y वाला एक साइड ले जाना है। जैसे यहाँ पे dy दे रखा है, तो dy में डिवाइड कर दीजिए gy का, dy डिवाइड बाई gy। और यहाँ पे आपको dx दे रखा है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे fx dx। तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करा 1 बाई जी वाई, इसको इंटीग्रेट करिए y के रेस्पेक्ट में, fx dx इसको इंटीग्रेट करिए x के रेस्पेक्ट में, बस। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, यदि आप चाहते हो तो आई गिव यू वन एग्जांपल, जस्ट सी द एग्जांपल। जैसे आपके पास एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। गाइस सॉल्यूशन यदि हम देखें कि आपको जो क्वेश्चन बोला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो मैं फ्रेंड आप लोग एक काम कर सकते हैं, दिस इज dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेपरेट द वेरिएबल एंड आफ्टर दैट द इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रल आपका जो आएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ द y दैट इज इक्वल टू बता tan इनवर्स ऑफ द x। अब प्लस c अपनी मर्जी से जो लगाना है लगा लो। सर मैं tan इनवर्स c लिखूंगा, लिख लो भाई। सर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या, अब वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं। तो मैं सर इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। tan इनवर्स y मैंने tan इनवर्स ऑफ द x दैट इज इक्वल टू बता c, so tan inverse of the c, sorry, tan inverse of the c, so that is nothing but tan inverse, this is y minus of the x divided by y plus of the
एक्स ऑफ वाई एंड दैट इज इक्वल टू द टेन इनवर्स ऑफ द सी। टेन वर्स कट गया, सो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी वन प्लस एक्स वाई। मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे छोड़ना है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर। ओके, तो हमको आपने डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, हमने उसको सॉल्व करके बता दिया कि ये है आपका सॉल्यूशन, सेपरेट द वेरिएबल एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेट। तो ये है आपका मेथड नंबर 1। अभी मैं इसी तरह मेथड नंबर 2 की बात करूंगा आप लोगों से, माय फ्रेंड। इफ वी टॉक अबाउट द मेथड नंबर 2, जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। यदि मैं आपसे मेथड नंबर 2 की बात करूंगा तो मेथड नंबर 2 होता है आप लोगों का कौन सा? मेथड नंबर 2 होता है आप लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड नंबर 2 होता है आप लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये पेपर में आने के चांस है, वैसे वेरिएबल से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मेथड 2 में आपको बात करूंगा मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुल। इसके दो फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट है आप लोगों का dy बाई डी एक्स एंड द प्लस दिस इज पी ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू द क्यू, और एक फॉर्मेट है आप लोगों का डी एक्स बाई डी वाई एंड द प्लस दिस इज पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू द क्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि यहाँ पर पी और क्यू क्या है। कभी कभी थ्योरी में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, एटीसी में थ्योरी में ही पूछी जा सकती हैं चीजें कि व्हाट इज पी व्हाट इज क्यू। तो यदि आपके पास आता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, आप देखिए इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की पावर 1 है, इसलिए इसको रखा गया लीनियर इन y, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इन y। आप देखिए दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू में आपका ये x में लीनियर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इन x। ओके, तो सर यहाँ पे बोला है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। यहाँ पर p और q क्या है माय फ्रेंड? यहाँ पर पी एन क्यू है आपके फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। यहाँ पर पी एन क्यू क्या है बच्चों आपके? यहाँ पर पी एन क्यू है आपके फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पर पी एन क्यू को क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो आपका पी है और क्यू है उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। इन द सेम वे कि यहाँ पर आपको पी एन क्यू देखें हम लोग, व्हाट इज अ पी एन क्यू? यहाँ पर पी एन क्यू है आप लोगों के फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट। यहाँ पर पी एन क्यू है आपके फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट। यस, यहाँ पर पी एन क्यू है आपके फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट। तो आपको बता रहा हूँ, पहला है आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, दूसरा है आपका डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो याद रखिएगा इस चीज, पी क्यू को याद रखिएगा। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होती है? सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो निकलता है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स करके। इस केस में आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा दैट इज ई टू की पावर इंटीग्रल पी डी वाई करके। याद रखिएगा इस चीज को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग ऐसे निकालेंगे। ओके, इसका मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद फिर बात आती है सॉल्यूशन की। तो सर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालने के लिए हम करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्योंकि दिस इज dx एंड द प्लस ऑफ द c। तो ये होता है आपका फॉर्मूला सॉल्यूशन का। अब यही फॉर्मूला इन द केस ऑफ सेकंड फॉर्मेट, ये फॉर्मूला हो जाता है x इंटू, बिकॉज ये लीनियर इन x है तो x इंटू, सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू द क्यू एंड व्हाट दिस इज dy एंड द प्लस ऑफ द c। ये गया आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला। ओके सर, आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा यूज करें? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि y की पावर 1 है, यूज लीनियर इन y। यदि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में x की पावर 1 है, यूज लीनियर इन x। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। छोटे से मैं फंडामेंटल आपको बता देता हूँ, बिकॉज इन योर एग्जाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। इन योर एग्जाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। तो थोड़े से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम आएंगे। जैसे कि आपको p वाला फंक्शन पता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है यदि आपको पता हो, दिस ई टू की पावर इंटीग्रल p dx ये होता है। यदि बाई चांस मैं आपको बोलूं कि आपका p 1/x है, लेट अस कंसिडर कि आपका जो p है वो 1/x है, तो यदि मैं कैलकुलेट करूंगा इन शॉर्ट, इफ वी कैलकुलेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू की पावर p को बोला आपने 1/x dx, तो दिस इज e टू की पावर ln x, और ln x क्या होता है? इस मतलब log e x, और e की पावर log e दैट इज 1, दिस सिंपली इक्वल्स टू बदा x। यदि आपका p 1/x है तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आता है।
यदि p यहाँ पर आपका -1/x होगा तो आपको बता दूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/x आएगा। यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 2/x होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x² आएगा। यदि p आपका -2/x होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/x² आएगा। यदि p आपका 3/x होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x³ आएगा। यदि आपका ये -3/x होगा तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये आपका 1/x³ आएगा। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, जो मैं समझता हूँ ये यूज होते हैं इन द पेपर, ये यूज होते हैं इन द पेपर, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को याद रखिएगा। ठीक है। नाउ नाउ आइडेंटिफाई करने के लिए याद रखना, आइडेंटिफाई कैसे करूंगा सर? आइडेंटिफाई करने के लिए याद रखिएगा, यदि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की पावर 1 है तो लीनियर इन y बना लो। यदि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में x की पावर 1 है तो लीनियर इन x बना लो। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा, बच्चों ध्यान से सुनना। सो माय फ्रेंड, तीसरा नंबर जो है वो है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा नंबर जो है वो है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो माय फ्रेंड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख लीजिए। ओके। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कराने से पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन पता होना चाहिए। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा होमोजीनियस फंक्शन की बात। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताने से पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन बता देता हूं। यदि कोई फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन ऑफ x, y, वो यदि ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करे, फंक्शन kx, ky इज इक्वल टू k⁴n फंक्शन x, y, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन, इसको होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, ऐसे लिखिए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, ऐसे लिखिए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, इन x एंड y। तो पहले तो आप जानिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, फंक्शन kx, ky इक्वल टू k⁴n फंक्शन x, y। यदि प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो बोल सकते हैं हम लोग हाँ कि ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n का इन x एंड y। अब यहाँ पर आपके दो फॉर्मेट होते हैं, पहला फॉर्मेट और दूसरा फॉर्मेट। दोनों फॉर्मेट को सुनिएगा। पहला फॉर्मेट होता है dy/dx दैट इज इक्वल्स टू हियर द फंक्शन x, y, हियर डिवाइड बाय द gx, y। पहला फॉर्मेट ये है। दूसरा फॉर्मेट है आप लोगों का dx/dy एंड दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, y एंड दैट इज सिंपली नीचे आएगा g(x, y)। तो आपको बता दूं कि ये मैंडेटरी है कि आपके फंक्शन ऑफ x, y एंड g(x, y) शुड बी होमोजीनियस फंक्शन। फंक्शन ऑफ x, y and g(x, y) should be homogeneous function. Yes, this is should be homogeneous function बच्चों। This is should be homogeneous function. Yes, my friend, this is should be homogeneous function of same degree, of same degree। तो आपके दोनों फंक्शन होमोजीनियस होने चाहिए, वो भी सेम डिग्री के। ओके। अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ भी हमारे दो फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है dy/dx इक्वल टू फंक्शन x, y ओवर g(x, y) और दूसरा फॉर्मेट है dx/dy। दूसरा फॉर्मेट है dx/dy दैट इज इक्वल टू फंक्शन x, y ओवर gx, y। ओके। यदि हम बात करें पहले फॉर्मेट की, तो माय फ्रेंड फर्स्ट फॉर्मेट में क्या होगा और सेकंड फॉर्मेट में क्या होगा? फर्स्ट फॉर्मेट में आप y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, सेकंड फॉर्मेट में आप x इक्वल टू vy पुट करेंगे। ओके। यदि आप y इक्वल टू vx पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। So my friend, this is dy/dx that is equal to फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन v प्लस x dv/dx। ये फंडा यूज करेंगे, आप लोग रिप्लेस करेंगे पूरी चीजों को। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग x इक्वल टू vy पुट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको पूरा रिप्लेस करेंगे dx/dy को, तो dx/dy दैट इज इक्वल टू v प्लस y dv/dy। ओके। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट रहेगा यूज करने का, सॉल्व करने का। अब बच्चा पूछता है कि सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि फॉर्मेट 1 यूज करूं या फॉर्मेट 2 यूज करूं? तो एक कंसेप्ट आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर, नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। सो प्रायोरिटी किसको देनी है वो आप सुन लीजिए। व्हाट इज द प्रायोरिटी, किसको दूं सर? सो नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर लार्जर होना चाहिए,
लार्जर होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स इन डिनोमिनेटर, नंबर ऑफ टर्म्स इन डिनोमिनेटर से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो आपके न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स इन डिनोमिनेटर से। यदि आप मेरे से पढ़े हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स एफ ऑफ एक्स वाई में ज्यादा होने चाहिए नीचे वाले फंक्शन से। उसी फॉर्मेट को आप यूज करो। ओके, उसी फॉर्मेट को आप यूज करो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई dy बाई डी एक्स आपको दे रखा है लाइक दिस वे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई द 2xy। तो आपने देखा कि ऊपर मेरे दो टर्म है, एक है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक है वाई स्क्वायर वाला टर्म। ऊपर मेरे दो टर्म है, नीचे मेरा एक ही टर्म है, दैट इज अ 2xy। ओके, ऊपर मेरे दो टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर वाला एक वाई स्क्वायर वाला। नीचे खाली एक ही टर्म है, दैट इज 2xy। तो ऊपर टर्म दो है, नीचे टर्म एक है, तो सर मैं यही वाली प्रायोरिटी यूज करूंगा, dy बाई डी एक्स को मैं फॉलो करूंगा, मैं फॉर्मेट वन को यूज करूंगा। तो कब कौन सा फॉर्मेट यूज करना है उसके लिए आप टेक्निक यूज कर लेना जो मैंने आपको बताई है प्रायोरिटी वाली। तो प्रायोरिटी रखिएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर ज्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स इन डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। तो ये है आप लोगों का फंडा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ना इतना मैंने आपको बता दिया है बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में यही तीन चीजें जो आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बिकॉज ये भी काम आ सकती है आपके इन द एग्जाम, ये आपके एग्जाम में काम आ सकती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि भाई सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आपका y के इक्वल है, तो आपका जो y आएगा दैट इज इक्वल टू c e टू की पावर ऑफ x के बराबर आएगा। यदि आपका dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ y के बराबर है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा y वो c e टू की पावर ऑफ माइनस x के बराबर आएगा। यदि आपका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर y के इक्वल है, तो आपका सॉल्यूशन y जो आएगा दैट इज c1 e टू की पावर ऑफ x एंड द प्लस c2 e टू की पावर ऑफ माइनस x। सर ये आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा याद रखिएगा। चौथा, यदि आपका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई के इक्वल आता है, तो आपका जो y आएगा दैट इज c1 cos x एंड द प्लस c2 sin x के बराबर आएगा। तो ये चार फंडामेंटल आप ध्यान में रखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। मेथड तो याद रखना, वेरिएबल सेपरेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक ये चीज, लेकिन एक ये भी आप याद रखेंगे, यदि डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का माइनस वाई के बराबर है, तो y इज इक्वल टू c1 cos x एंड द प्लस c2 sin x। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको मैं फिनिश करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड नाउ वी गो एट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की साइड दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास भी, मेरे पास भी, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि लिमिटेड टाइम में हो जाए ये चीज़, इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। इफ यू टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की सबसे पहली बात आती है कि भैया डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की। अब मान के चलिए ए कोई आपका इवेंट है, ए कोई आपका इवेंट है, तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे हम मान के चल रहे हैं कि ए मेरे कोई इवेंट्स हैं, लेट अस कंसीडर ए इज एनी इवेंट्स, ए इज एनी इवेंट्स। तो ए इवेंट के फेवरेबल नंबर्स, ए इवेंट के फेवरेबल नंबर्स दैट इज वी कैन डिनोट एज एन ऑफ ए, मतलब वी कैन से नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऑफ ए डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एन। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलना चाहता हूँ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। यदि कोई आपको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई आपको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप लोग ऐसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लोग ऐसे लिखोगे, ठीक है। लेकिन कोई आपको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिखते हैं ओनली इन द इंडिपेंडेंट केस में, ये लिखते हैं ओनली इन द इंडिपेंडेंट केस में, कि यदि आपके ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे तभी लिखेंगे। यदि आपके ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे, यदि आपके ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे तभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अ कंडीशन नंबर 1। यदि आपके दो इवेंट, एक ए वाला इवेंट एक बी वाला इवेंट इंडिपेंडेंट केस होगा, तो हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन जो होता है दैट इज नथिंग बट कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। इन द सेम वे फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में आपका जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आता है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आपका ए इंटरसेक्शन बी 0 आएगा। तो हम बता रहे हैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर ये नॉन म्यूचुअल इवेंट हो, ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। नॉन म्यूचुअल का सिंपल सा मतलब है कि ना तो ये इंडिपेंडेंट है, ओके, एक्चुअली वी कैन से दिस म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, एक्चुअली दिस कॉल्ड द म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में क्या करा आप लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट इज आपने बोला इंटरसेक्शन 0 है तो यूनियन को हमने प्लस में चेंज कर दिया। अब बात करते हैं नॉन म्यूचुअल इवेंट्स। ये मतलब ना तो आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है ना आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका फॉर्मूला आपके पास बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि मैं इसका वेन डायग्राम से आपको डिनोट करना चाहूँ तो माय फ्रेंड, दो वाली पार्टी का वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। एक सर्किल लिए गया, एक सर्किल लिए गया, ये गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का एरिया और ये गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का एरिया, ठीक है। यदि मैं पूरा एरिया कवर कर दूं, यदि मैं पूरा एरिया कवर कर दूं, ये मैंने पूरा एरिया कवर कर दिया है, इस पूरे एरिया का कवरेज इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस पूरे एरिया का कवरेज इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ओके। और यदि मैं आपसे बात करूं कि ये जो एरिया है, यहाँ पर पता मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ ए लिया, दिस इज एरिया ऑफ ए एंड एरिया ऑफ बी भी लिया, एरिया ऑफ ए एंड द एरिया ऑफ बी भी लिया, बट अकर ओनली वन टाइम। दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट अकर ओनली वन टाइम, बट अकर ओनली वन टाइम, ओके। मेरे को एरिया ए वाला भी लेना है, मेरे को एरिया बी वाला भी लेना है, लेकिन एक बार अकर होना चाहिए। अब आप देखिए कि यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, यदि आप ये निकालना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी मेरे को निकालना है, तो आपने बोला मैंने ए वाला एरिया भी ले लिया, मैंने बी वाला एरिया भी ले लिया, लेकिन जब आप इन दोनों एरिया को जोड़ते हो तो जो बीच वाला एरिया है दैट इज कॉमन एरिया, कॉमन एरिया जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि है आपका कॉमन एरिया ऑफ ए एंड बी। दिस इज कॉमन एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट अकर ओनली वन टाइम, but occur only one time, yes, but occur only one time, but occur only one time. Common area of probability of A and probability of B, but occur only one time. तो आपका जो probability of A union B है, जिसको हमने लिखा probability of A plus probability of B, तो एक बार, बिकॉज ये एरिया दो बार अकर हुआ है, आपको एक बार वाला एरिया हटाना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला बन के आता है बच्चों, ओके। और भी फॉर्मुलेज हैं, मैं आपको और फॉर्मुले बता सकता हूँ, और फॉर्मुले भी हैं। सो दैट इज अ इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेज जो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड साथ ही साथ आपको बता दूं फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बता दूं। थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने है प्रोबेबिलिटी की रेंज, इज अ फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी की रेंज। यदि हम प्रोबेबिलिटी की रेंज की बात करें तो प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। व्हाट द मीनिंग ऑफ 0? दैट इज नो चांस। एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ 1? दैट इज कॉल्ड द सर्टेन केस। ये तो आना ही है, ये तो आना ही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलिए एक कॉइन है आप लोगों के पास, एक कॉइन में आपके दोनों फेस, बोथ फेस हेड है। एक कॉइन में आपके दोनों फेस कैसे हैं, एक बोथ साइड हेड इज देयर। एक कॉइन है आप लोगों के पास, एक कॉइन में आपके दोनों साइड हेड है। यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वाले कॉइन को यदि आप उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्या इसमें टेल आ सकता है? आप बोलोगे नो चांस। तो हेड आना तो आपका सर्टेन केस हो गया। क्या टेल आया? टेल नहीं आया, टेल कभी आ ही नहीं सकता बिकॉज दोनों साइड हेड है, नो चांस, प्रोबेबिलिटी टेल 0 हो गया। अब रूल ऑफ एडिशन आपको बता दिया, रूल ऑफ एडिशन आपको बता दिया है। रूल ऑफ एडिशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री? यदि ए अकर हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं अकर हो रहा, दैट इज ए डैश लिखा हुआ है बच्चों, ए डैश। So this is occur of A. This is occur of A. Occur of A event. And this is nothing but not occur of A event. This is not occur of A event. Okay? तो आपको बता दूं, if we talk about rule of complementary event, एक है probability of A, that is occur of A event.
एक है ए बार, दैट इज नॉट अकर ऑफ ए इवेंट। इन दोनों को जोड़ोगे, यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन दोनों को जोड़ के ये 1 के बराबर आएगा, आया ना? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द 1। डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों ही सेम होता है, याद रखिएगा। डिसजॉइंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोथ द सेम केस। एक्सक्लूसिव केस और डिसजॉइंट में आपको बताया था ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ वी टॉक अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यदि मैं आप लोगों से बात करूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ सीखना है। क्या सीखना है सर? इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, so this is nothing but denoted by probability of a slash b, that is equals to ऊपर नीचे का इंटरसेक्शन डिवाइड बाई नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ b स्लैश a निकालना चाहते हो, सो दिस इज ऊपर नीचे का इंटरसेक्शन डिवाइड बाई नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। ऐसे कर दो। अब मैं यदि आप लोगों से बात करूं सर इसके रिगार्डिंग, इफ वी टॉक अबाउट, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन करना है सर मेरे को, यदि आप डिस्कशन करना चाहते हो इसके रिगार्डिंग, तो इसकी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या है। इस लैंग्वेज का ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू यू, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, then probability of a, then probability of a is denoted by, is denoted by, that is probability a slash b. Okay, that is a very very important theory dear students. If probability of a is given, then probability of a is denoted by probability a slash b. इसी तरह उल्टा बोल दोगे, उल्टा यहाँ पर लिख देना कॉपी करके। ठीक है, अब यदि आप चाहते हो कि इक्वेशन 1 आपकी ये है, इक्वेशन 2 आपकी ये है, इक्वेशन 1 आपकी ये है, इक्वेशन 2 आपकी ये है। अब इक्वेशन 1 में जो ऊपर वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इक्वेशन 2 में जो आपका ऊपर वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यदि आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो हमको दिख क्या रहा है? हमको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए एंड मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या होता है सर? ये होता है बेस थ्योरम, दैट इज कॉल्ड द बेस रूल। ये क्या होता है सर? ये होता है आप लोगों का बेस रूल। दिस इज नथिंग बट इज कॉल्ड द बेस, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम, दैट इज कॉल्ड द बेस रूल। ओके, ये पेपर में आया हुआ है गाइस, याद रखिएगा। एटीसी के लिए ये फॉर्मुलेज आपके इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एटीसीज। ओके, आपके एटीसी एग्जाम के लिए फॉर्मुले याद रखिएगा, इन पर क्वेश्चन आने के चांसेस है, पूरा पूरा बता रहा हूँ आपको, अभी लिख के दे रहा हूँ, इन पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी, प्रोबेबिलिटी बी स्लैश है, और ये बेस रूल पर। अभी फंडा ये है कि थ्योरी को रीड करना चाहिए। थ्योरी ये है कि थ्योरी को रीड करना चाहिए, थ्योरी को रीड करना चाहिए आपको अच्छे से। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कोई आपको बोले 2 कार्ड्स सैंपल स्पेस निकालने के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों। इफ यू टॉक अबाउट द सैंपल स्पेस, एक सेकंड रुकिएगा। यदि कोई आपको बोले सैंपल स्पेस की बात, ठीक है, सैंपल स्पेस जो होता है बच्चों, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज कॉल्ड, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हम बोलते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि यदि मैं आपसे बोलता हूँ 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, ओके, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम एट आर टाइम, एट आर टाइम। यदि ये लैंग्वेज आपको बोलता है 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम एट अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास 52 कार्ड हैं, आपने दोनों कार्ड एक साथ सेलेक्ट किए हैं, दैट इज 52C2।
टू कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम एट अ टाइम। आपने एक साथ दोनों कार्ड निकाले, मैंने आपके सामने 52 कार्ड बिछा दिए और आपसे बोला कि भाई 2 कार्ड निकाल लो एक साथ। ठीक है सर, मैं 2 कार्ड एक साथ निकाल लिया। ये आपकी पहली लैंग्वेज होती है। दूसरी लैंग्वेज आपकी होती है टू कार्ड, दूसरी लैंग्वेज आपकी होती है टू कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम बट बट वन एट अ टाइम, बट वन एट अ टाइम। दैट इज द सेकंड लैंग्वेज, दैट इज द सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज क्या है? टू कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम बट वन एट अ टाइम। आपने 2 कार्ड निकाले बट एक एक करके। तो सबसे पहले आपको मैंने 52 कार्ड दिए, आपने 52 कार्ड में एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट के लिए वी यूज कॉम्बिनेशंस। और फिर आपने क्या किया, 51 कार्ड बचे, फिर आपने एक कार्ड और निकालना है 51C1। तो ये रहा सैंपल स्पेस। तीसरा केस कौन सा होता है? तीसरा केस ये होता है कि द टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, आर ड्रॉन एट रैंडम बट वन एट अ टाइम, बट वन एट अ टाइम with replacement, with replacement, with replacement वर्ड। एक्चुअली ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब मैंने आपको बोला टू कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम बट वन एट अ टाइम, बट एक वर्ड जोड़ दिया विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? आपने निकाला तो एक एक करके है। आपने पहले कार्ड निकाला 52 में से एक, फिर वो जो कार्ड आपने निकाला दोबारा से उस गड्डी में रख दीजिए। ठीक है, यदि वापस गड्डी में रख दूंगा दोबारा से कार्ड मेरे 52 बचे, दोबारा से एक कार्ड निकाल लीजिए। ये मतलब होता है आपका विद रिप्लेसमेंट का। पेपर में आती है वर्ड विद रिप्लेसमेंट वर्ड आता है, कभी कभी विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड। एक्चुअली ये जो 1 और 2 बाई डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट है। पहला वाला, दूसरा वाला बाई डिफॉल्ट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। तीसरा वाला विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आपको लिख के आएगा विद रिप्लेसमेंट। ओके, तो ये मैंने आपको सैंपल स्पेस निकालना सिखाया है, ये मैंने आपको सैंपल स्पेस निकालना सिखाया है। ठीक है, और तो आपके क्वेश्चन है जो आपने प्रैक्टिस किए होंगे, आई नो दिस। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये आपके को लगाना पड़ेगा काफी क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर आपकी 3-4 चीजें होती हैं, एक होता है n, एक होता है p, एक होता है q, एक होता है r। n इज सिंपल इज नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलते हैं, n इज नथिंग बट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड द p इज नथिंग बट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे आप लोगों को, मतलब कर लिए होंगे, आई नो दिस। सो p इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज नथिंग बट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और r का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस। एक बात बताऊं यहाँ पे मैं आपको, आप एक चीज देखिए, p और r एक दूसरे से कनेक्टेड है। व्हाट इज द p? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। व्हाट इज द r? नंबर ऑफ सक्सेस। तो इन द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई आपको बोले इसका फॉर्मूला क्या है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है आप लोगों का NCR p2 की पावर r एंड द q2 की पावर n माइनस r। ये फॉर्मूला है। यदि मैं बात करूं आप लोगों से व्हाट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला माय फ्रेंड, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r दैट इज इक्वल्स टू NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। दिस इज द फॉर्मूला। So in the case of binomial distribution, n is number of trials, p probability of success, q probability of failure, r is number of success. Okay. So binomial distribution formula ये गया। अब यहाँ पर आपको कभी कभी मीन बोला जाएगा। What is the mean formula? n into p. What is the variance formula? What is the variance formula? n into p into q. What is the standard deviation formula? Standard deviation formula. The standard deviation formula is nothing but under root npq. That formula very very important. Mean, np, variance, npq, standard deviation under root npq. कभी कभी पेपर में आपको ऐसे दिया जाता है बी एन कॉमा पी करके, तो समझ जाइएगा बी एन कॉमा पी का मतलब क्या है। बी माने बाइनोमियल और एन माने मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया है, पी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है। कभी के पेपर में ऐसे भी दिया जाता है। तो ये है आप लोगों का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंडामेंटल। ओके, नाउ इन द सेम वे बिकॉज एटीसी का न्यू फंडामेंटल जोड़ा है, बिकॉज एटीसी में लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, तो हम लोग लेके चलते हैं चीज को। सो दिस इज कॉल्ड पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।
दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, तो यदि मैं आप लोगों से बात करूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, चलो हम स्टार्ट करते हैं। दिस कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो माय फ्रेंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखिए पीडीएफ, दिस इज नथिंग बट डिस्क्रीट में जैसे आप प्रोबेबिलिटी, जैसे एक बात बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। एक वर्ड है पीएमएफ, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, तो मैं एक छोटा सा फंडा बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ओके, टू कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, टू कॉइन टॉस्ड, टू कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली आपको मैं दे दिया। टू कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली मैंने आपको दे दिया। ओके, और मैं एक्स बोल दिया, एक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ हेड। एक्स में आपको दे दिया नंबर ऑफ हेड, मान लेता हूँ एक्स में आपको दे दिया नंबर ऑफ हेड। ओके, पीएमएफ को बात बोल रहा हूँ, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और मैं आपको बोला हूँ एग्जांपल क्या सर, एग्जांपल बोला हूँ टू कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कैपिटल एक्स बोला मैं आपको, नंबर ऑफ हेड। तो एक टेबल बनाता हूं आप लोगों के लिए, एक्स और भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बता एक्स। सुनिएगा, यदि मैं सैंपल स्पेस की बात करूं एग्जांपल के, तो सैंपल स्पेस हो सकता है हेड हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, और हो सकता है दोनों टेल आए मेरे। ठीक है, तो मेरे को बात बताइए, जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक्स एक्स आपने बोला था, एक्स आपने बोला था नंबर ऑफ हेड, जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब दो टेल आए, 1/4। वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल केस 4 है, वन हेड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 2/4। दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक केस है दो हेड का, तो 1/4। तो ये बन जाती है आप लोगों की प्रोबेबिलिटी वाली टेबल। ओके, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो आप बता रहे हो, जो फंक्शन आपको दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है ये वाला फंक्शन, यही है आपका पीएमएफ बच्चों, यही है पीएमएफ आपका। ये जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है ना आपको, पी एक्स इक्वल टू एक्स, यही है पीएमएफ। मैं यदि आपसे बहुत बात करूं कि भैया इनको सम कर दो, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, इनको यदि आप सम करोगे तो क्या ये 1 आ रहा है? क्या ये 1 आ रहा है? आप इनको यदि सम करोगे क्या ये 1 आ रहा है? हाँ सर ये 1 आ रहा है, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 1 आ रहा है। तो हम एक बात बोल सकते हैं आप लोगों को कि भैया समेशन, समेशन जो एक्स है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू हो, जो आपका पीएमएफ है, सारी प्रॉपर्टी जोड़ दो यहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि एग्जांपल में 0 1 2 पर थी खाली प्रॉपर्टी, ये आपका 1 के बराबर होगा। और ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सम ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ओके, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1। अब ये जो केस मैंने आपको बताए हैं, ये केस डिस्क्रीट में होते हैं। ये केस जो मैंने आपको बताए, ये केस आपके डिस्क्रीट में होते हैं। अब हम बात करते हैं आपका पीडीएफ, अब हम बात करते हैं आपका पीडीएफ। सो माय फ्रेंड व्हाट इज द पीडीएफ इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो माय फ्रेंड दिस इज व्हाट, यहां पर आपको दिखा रहा हूं, दिस इज एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? एफ एक्स, ये आपका पीडीएफ फंक्शन है। ये आपका एफ एक्स क्या है? ये आपका पीडीएफ फंक्शन है, दैट इज एफ एक्स एक्स पीडीएफ फंक्शन। और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। अब बोलेंगे सर ये क्या है? सर ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। नाउ जैसे आपका समेशन था, अब आप कंपेयर करिए इसके साथ इसको प्लीज। ये जो है आपका पीएमएफ, पीएमएफ बोलते हैं डिस्क्रीट में, पीडीएफ बोलते हैं कंटिन्यूअस में। आई नो ये टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन बता दूं एटीसी में पूछा गया इसलिए पढ़ा रहा हूं इसको। एटीसी में लास्ट ईयर फरवरी वाला एग्जाम पूछा गया इसलिए पढ़ा रहा हूं इसको। आपने वहां पे बोला समेशन, यहां पर बोलूंगा इंटीग्रेशन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए, याद रखिएगा इस चीज को। सर यदि मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना हुआ ए टू बी, कुछ मत करिएगा, एफ एक्स डी एक्स करिएगा, लोअर लिमिट, ये उल्टा लिख दिया सॉरी, लोअर लिमिट इज ए, अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, अपर लिमिट इज बी। इंटीग्रल व्हाट द लोअर लिमिट ऑफ एक्स? ए, व्हाट द अपर लिमिट इज? बी, निकाल दीजिएगा। अब सर यहीं पर आपको एक फंडा और पूछ सकता है इन द एग्जाम, देखिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? ये मीन है भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नथिंग बट कॉल्ड मीन।
अब यदि आपको पीडीएफ में इसका फॉर्मूला बताऊं और पीएमएफ में इसका फॉर्मूला बताऊं, पीडीएफ में इसका फॉर्मूला बनता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हेयर द एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला बनता है। पीएमएफ में इसका फॉर्मूला बनता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का समेशन हेयर द एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस ऑफ इन्फिनिटी हेयर द एक्स इंटू पी एक्स एक्स, पी मतलब पी एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यही चीज याद रखिएगा फॉर्मूला, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। मैं पुराना एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पुराना एग्जांपल आप लोगों के पास है कि आपको मैं दिया दिस वाज द x इक्वल टू एक्स ऑफ आई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई, ठीक है। y 0 पे 1 पे 2 पे ये प्रोबेबिलिटी आपको दी थी 1/4, हेयर द 1/2 एंड हेयर द 1/4। कोई आपको बोले कि इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालो, तो पहले आप x को लो, 0 को लो, मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस फिर आप 1 को लो, मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर आप 2 को लो, मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेट कर दो 1/2 प्लस 1/2, सॉल्व करके 1 आ गया। तो मीन याद रखिएगा फॉर्मूला, आप लोग मीन का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला याद रखिएगा। और मैं और पूरा डेप्थ में जाना चाहता आप लोगों के लिए, बिकॉज जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए ओके है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो बच्चे प्रेशर में आ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी है क्या है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको एक एक चीज में, क्योंकि पेड बैच में वेरिएंस भी पढ़ाया है, वेरिएंस भी पढ़ाया है, मीन की प्रॉपर्टी पढ़ाई है, वेरिएंस की प्रॉपर्टी भी पढ़ाई है, लेकिन याद रखिएगा ये जो मैंने आपको फंडा बताया दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यदि हाँ सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई कभी पेपर में आ जाए तो यू कैन डायरेक्टली राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ओनली। कभी पेपर में आ जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ सी ऑफ एक्स कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, तो सी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिख लेना। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी मीन की, लिख लेना इनको। कोई आपको वेरिएंस की प्रॉपर्टी पूछे कि सर वेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ सी एक्स, तो आप इसको सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स लिखते हैं, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता दी आप लोगों को, याद रखिए इस प्रॉपर्टीज को, ठीक है। सो गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ तक, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज क्वेश्चन के फॉर्म में समझा सकता हूँ आपको बेस थ्योरम, मैं आपको बेस थ्योरम क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही समझा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बेस थ्योरम क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही समझा सकता हूँ। भाई मैंने आपके एक पहली बॉल, तीसरा बॉल, तीसरा बॉल, तीन मैंने बैग ले लिए हैं, 2 ले लेते हैं सर, ज़्यादा डिफिकल्ट मत करिए, 2 बैग ले लेते हैं बिकॉज टाइम भी कम है हमारे पास। 2 बैग में ले लिए, पहला बैग दूसरा बैग। पहले बैग में मेरे पास कुछ रेड बॉल है, मान के चल रहा हूँ 3 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। दूसरे में मेरे पास 2 रेड बॉल है और 5 मेरे पास ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो वी हैव 2 बैग्स। हो सकता है बैग आपके इक्वल हो सकता है बैग आपके इक्वल साइज के हो, इक्वल हो। चलो मैं इक्वल साइज ले लेता हूँ। जब इक्वल साइज के हैं तो इनकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी B1 की B2 की इक्वल होगी। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है बच्चों, आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी का सम ये हमारा 1 होता है। तो जब ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 यदि मैं लगाऊं उस केस में, तो ये सॉल्व करके 1/2 आएगा सर, ओके, ठीक है। अब मेरी बात सुनना। 1 ball is drawn at random from one of the bag. 1 ball is drawn at random. 1 ball is drawn at random from one of the bag. From one of the bag. Okay. And it is red. ये मैंने आपको लैंग्वेज दे दी सबसे पहले। पहली लैंग्वेज मैंने आपको दी, 1 ball is drawn at random from one of the bag and it is red. हो सकता है वो बॉल आपने बैग 1 से निकाली हो, तो बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। हो सकता है वो बॉल आपने बैग 2 से निकाली हो, तो बैग 2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। थोड़ा करते हैं सर। तो आपने बैग 1 से रेड बॉल निकाली 1/2 प्लस सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी 1/2। रेड बॉल निकालो आप, रेड बॉल 3 है तो मतलब 3/7 प्लस बैग 2 की सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी 1/2। आपने बैग 2 से रेड बॉल निकाली, दैट इज 2/7 बच्चों। कितना हुआ टोटल सर? अभी कर लेंगे बाद में, बात की बात है। अब आपने ये तो लैंग्वेज दी, इस लैंग्वेज के हिसाब से आपने लिख लिया, ठीक है। अब मैं यदि आपसे बोलता हूं कि अब आप फाइंड करिए
जो जो भी है फाइंड करिए। इट कम्स फ्रॉम, फाइंड इट कम्स फ्रॉम व्हाट, फाइंड इट कम्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम बैग वन, मान के चलते इट कम्स फ्रॉम बैग वन। सो आपको पता है आपकी बॉल रेड है, ओके, बिकॉज इस पूरी लैंग्वेज में हमें पता लग गया कि हमारी बॉल रेड है। कहाँ से आई हो? वो हमारी बैग वन से आई हो। तो फेवरेबल को ऊपर लिख दो। फेवरेबल क्या है? बैग वन वाला, तो B1 एंड द प्रोबेबिलिटी R/B1। टोटल को नीचे लिख लो, टोटल वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B1 एंड द प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B3। ओके, तो ये वाला फंडामेंटल फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। तो सर मैं लगाऊं क्या? लगाने में लगा दो आप। यदि आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों, तो 1/2, 1/2 इंटू 3/7 एंड दिस इज 1/2 इंटू 3/7 एंड द प्लस 1/2 इंटू द 2/7, यही है ना रेड बॉल। अब इसको कैलकुलेट करना था आप लोगों को बस, तो कैलकुलेट करके जो आंसर आ गया, ये था 3/5 आपका आंसर हो गया, खत्म। तो ये था आपका बेस थ्योरम, ठीक है, ये था आपका बेस थ्योरम। नाउ मैं थोड़ा सा एरिया अंडर द कर्व पर फोकस डाल देता हूँ। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ आपको एरिया अंडर द कर्व। देखिए एरिया अंडर द कर्व, पहला फंडामेंटल याद रखिएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कि मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, कोई बच्चा सोचेगा कि सर ये एक आपने बना दिया, इस एरिया को मैं बोलता हूँ, ये एरिया की वैल्यू मैं आपको बोलता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस वैल्यू इज व्हाट द 2। अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर ये -2 होगा बिकॉज ये एरिया नीचे है, नहीं, एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका एरिया क्या हो गया? इसका एरिया आपका 2 हो गया, सिंपल। अब मैं कुछ फंडामेंटल्स रूल बताता हूँ। पहला फंडामेंटल रूल ये है कि बाई चांस आपको कर्व कुछ ऐसा दिया है, ओके, मान के चलता हूँ ये कर्व कुछ आपके पास दिया है, दर्जा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ओके, और आपको एरिया निकालना है डियर स्टूडेंट्स, आपको एरिया निकालना है। जस्ट आई गिव यू आइडिया, ये कर्व आपको दिया y इक्वल टू fx, आपको एरिया निकालना है x1 से x2 तक का, आपको एरिया निकालना है x1 से x2 तक का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप इंटीग्रेट कर देना x1 से x2 ए द y इंटू वो द dx, ये आपका एरिया निकल गया। अब यही चीज कर्व आपको कुछ ऐसा दिया होता, इफ कर्व इज गिवन टू लाइक दिस, मान के चलो कर्व आपको दिया होता दैट इज x इक्वल टू g ऑफ y, और आपको आपकी बार y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है आपको, y1 से लेके y2 तक का एरिया निकालना है। आपको बोलेगा ये वाला एरिया निकाल के दे भाई मेरे को, तो ये वाला एरिया निकाल के क्या करोगे, कैसे निकालोगे, आप इंटीग्रेट कर दोगे नीचे वाली लिमिट y1 से y2 एंड व्हाट सर दिस इज x इंटू डी ऑफ y। क्योंकि y आपका फंक्शन ऑफ x है तो आप लिख लेना कि y मेरा फंक्शन ऑफ x है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ x इंटू डी ऑफ x। क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो x है फंक्शन ऑफ y है, तो दिस इज y1 से y2 here the g of y and the d of y, ठीक है, पहला। दूसरा, अब इसी तरह मैं आपको तीसरा फंडामेंटल बताना चाहता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से। सो हेयर एक कर्व आपको मैं ऊपर दे दिया, एक कर्व मैं आपको नीचे दे दिया, ठीक है। अब कर्व वैसे ऊपर नीचे बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल दिया ये दो आपके कर्व है, एक कर्व है आप लोगों का ऊपर वाला दैट इज कॉल्ड y1, एक कर्व नीचे वाला दैट इज नथिंग इज कॉल्ड द y2। ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर जो है दिस इज नथिंग बट इज व्हाट द x ऑफ 1, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ x ऑफ 2। तो इनके द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है यही एरिया बाउंड हो रहा होगा। इसको निकालोगे कैसे? इसको निकालने के लिए लिमिट तो वही रखनी है x1 से x2, लेकिन याद रखो ऊपर कौन सा कर्व है, ऊपर कर्व है y1 वाला, नीचे कौन सा कर्व है, नीचे कर्व है y2 वाला। तो y1 माइनस y2 एंड दिस वाज द dx, ऐसे निकाल देना, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व dx, ऐसे निकाल देना, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज को। अब यही चीज राइट हैंड साइड में भी हो जाती है, यही चीज राइट हैंड साइड में भी हो जाती है कि सर बाई चांस मेरे को कुछ ऐसा दिया होता, बाई चांस मेरे को कुछ ऐसा दिया होता, ऐसा दिया होता, ऐसा दिया होता, ऊपर वाला कर्व मेरे को दिया है x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, नीचे दिया है x2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y,
अब ऊपर और नीचे की लिमिट आपको दे रखी है, ये लिमिट है आपकी y1, ये लिमिट है आपकी y2। तो क्या आप मेरे को एरिया बता सकते हो, एरिया बाउंडेड? तो एरिया बाउंडेड तो यही है बच्चों। तो यदि मैं एरिया बाउंडेड की बात करूं तो लोअर लिमिट इज y1, अपर लिमिट इज y2। ऊपर वाला कर्व इज क्लियर, एक्सट्रीम राइट वाला कर्व कौन सा है, x1 माइनस व्हाट द x2। ओके, ये द x1 माइनस व्हाट सर, x1 माइनस x2, और क्या कर दोगे, dy कर दोगे। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बड़ा जरूरी है। अब मैं तो आपको डायरेक्टली ले रहा हूँ बिकॉज पेपर में आपके इक्वेशन बन के आती है, तो आपको सॉल्व करना होता है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब मैं 5 को ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ओके, यदि आपके पास दो पैराबोला दे रखे हैं, एक पैराबोला दिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ओके, और एक पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, ओके। तो दो पैराबोला के बीच का एरिया, मतलब द एरिया बाउंडेड बाई टू पैराबोला, द एरिया बाउंडेड बाई टू पैराबोला, तो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला सर, दिस इज 16/3a इंटू बी। ये फॉर्मूला हर जगह यूज हो जाएगा पैराबोला में। तो आपको बता दूं कि आपका पैराबोला दिया हुआ है, सुनना, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, पैराबोला, ये पैराबोला वाई के अलोंग होता है ऐसा कुछ, और वाई स्क्वायर 4x, ये पैराबोला कुछ इस टाइप से होता है बच्चों। तो आपको बता दूं ये आपने निकाला, दिस इज वाई स्क्वायर 4x वाला पैराबोला, और ये वाला पैराबोला है दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर 4a/y वाला पैराबोला। बी वाई मतलब ए, सॉरी एक जगह बी लिख लेना, सॉरी दिस इज द बी, सॉरी दिस इज 4b/, दिस इज 4b/, ओके, एक्स स्क्वायर 4b/, दिस इज b/। तो आप जो एरिया बता रहे हो, मैं एरिया ये वाला बता रहा हूँ, ये वाला एरिया, तो ये एरिया इसके इक्वल है 16/3 a इंटू बी के। अब इसी तरह एक शॉर्टकट और बता रहा हूँ आपको, दिस इज नंबर 6, द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला, एरिया एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला, पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड वाई बराबर mx, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है 8a² 3m3 भैया मॉड याद रखना बिकॉज एरिया बाउंडेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहां भी बोल रहा हूं, मॉड याद रखना, एरिया बाउंडेड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, दिस इज नथिंग बट 8a² 3m3, दिस इज माई आंसर। थोड़ा डायग्राम देखेंगे आप, वाई स्क्वायर 4ax कुछ ऐसा डायग्राम आता है डियर स्टूडेंट्स, और y बराबर x कुछ ऐसा डायग्राम आता है डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो एरिया में किस एरिया की बात कर रहा हूं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है 8a² 3m3, याद रखना शॉर्टकट को ना। कुछ चीज मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान सुनना। आपने साइन एक्स का कर्व याद है, साइन का कर्व याद है आप लोगों को? यदि हम साइन एक्स का कर्व की बात करें 0 to 2π, दिस वन एंड दिस वन, साइन एक्स का कर्व, दिस इज साइन एक्स का कर्व, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π। आपको बता दूं साइन एक्स का जो कर्व है, ये जो आधा गोला आपको दिखता है ना, ये भाई आपका 2 के इक्वल है। ये जो आधा गोला आपको दिखता है ना, ये भी आपका 2 के इक्वल है। तो कोई आपको बोले एरिया ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 2π, कोई आपको बोले एरिया ऑफ साइन एक्स, एरिया ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 2π, एरिया ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 2π, तो भैया 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। 2 - 2 मत कर देना, 2 - 2 मत कर देना, क्योंकि पेपर में यदि क्वेश्चन आ गया ऐसा, खाली सब पेपर में ये क्वेश्चन आया था 0 to 2π sin x dx। तो हाँ भाई सुनो, ध्यान से सुनना, बोथ क्वेश्चन आर डिफरेंट, बोथ क्वेश्चन आर डिफरेंट। पेपर में आया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, पेपर में आया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 0 to 2π sin x dx, बताओ इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 0 है। आपने पेपर में क्वेश्चन दिया इंटीग्रल 0 to 2π sin x dx, इसका आंसर 0 है। लेकिन पेपर में आया क्वेश्चन एरिया ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 2π, दैट इज एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन, तो दैट इज द 2 + 2 आंसर इज 4। बट यहाँ पर सॉल्व करोगे आंसर इज 0, इसलिए दिस आर 7.8 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं इसमें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इन द सिमिलरली आप मॉड साइन एक्स का कर्व जानते हो ना, मॉड साइन एक्स, तो मॉड साइन का कर्व जैसे नीचे था, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो सर इसमें भी तो वही है, 0 to π तक का ये 2 है सर, ये भी क्या है, दिस ऑल्सो 2, तो 2 + 2, ये आधा सर्किल याद रखिएगा, आधा सर्किल इज 2।
सर्किल ऐसे ही बनता है, आपको बताओ सर्किल इसी से बनता है, साइनसोइडल वेवफॉर्म से। अब इन द सेम वे यदि cos x हम दे दें आपको, यदि हम cos x आपको दे दें, तो cos x क्या रहेगा, cos x कुछ ऐसा रहेगा, cos x कर्व कुछ ऐसा रहता है, दिस इज cos x कर्व माय डियर स्टूडेंट्स, दिस द cos x कर्व। So my friend, this is 0, this is nothing but the pi, this is nothing but the 2 pi। सर ये भी क्या 2, ये भी क्या आपका 4 के इक्वल है, हाँ ये तो आपको बताया था ना, दिस एरिया सेम इज 2। अब ये वाला एरिया, दिस एरिया इज 1 एंड ये वाला एरिया, दिस एरिया इज 1, 1 + 2 + 1 दैट इज टोटल इज 4, 1 + 2 + 1 दैट टोटल इज what the 4। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट एरिया अंडर द कर्व फंडामेंटल्स। ओके, और तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। नाउ बिकॉज पी एंड सी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पर आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट भी थोड़े थ्योरी पर ज़्यादा बेस्ड रहते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट थ्योरी पर बेस्ड ज़्यादा रहते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा, एक एनसीआर के बारे में और एक एनपीआर के बारे में। यहाँ पे सी का मतलब होता है ओनली द सिलेक्शन, ओके, कॉम्बिनेशन, दैट इज अ सी फॉर कॉम्बिनेशन, ओनली सिलेक्शन। P is called permutation, permutation का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, पहले सिलेक्शन और उसके बाद अरेंज करो। यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r एंड द फैक्टोरियल n माइनस r। और यहाँ पे एनपीआर का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस ऑफ द r। तो हमको एक फंडामेंटल फॉर्मूला भी दिखता है कि सर जो एनसीआर का फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट एनपीआर डिवाइड बाई फैक्टोरियल r। एनसीआर का फॉर्मूला दैट इज एनपीआर डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, यस सर। अब एक रिडक्शन फॉर्मूला शायद आप जानते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला दैट इज एनसीआर दिस इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, पेपर में काफी यूज होता है, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर पेपर में काफी यूज होता है ना। दूसरा फॉर्मूला यदि हम जाने इस चीज को, एक रहता है एन सी आर माइनस वन एंड द प्लस दिस इज एन सी ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू ऊपर रहता है एन प्लस वन और नीचे आर बड़ा वाला, दिस वॉज द आर। तो ये दो फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में सहायता देंगे, हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और नाउ मैं आपको एक थोड़ा शॉर्टकट बता दूं, NP2 जैसे मान के चलिए आपको एक शॉर्टकट पूछना है NPR का, तो NPR निकालने का शॉर्टकट होता है हमारे पास, दैट इज सिंगल स्लॉट मेथड। सिंगल स्लॉट मेथड हमारे पास शॉर्टकट रहता है, सिंगल स्लॉट मेथड हमारे पास शॉर्टकट रहता है। क्या होता है सर सिंगल स्लॉट मेथड? इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल स्लॉट मेथड, इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल स्लॉट मेथड, तो सिंगल स्लॉट मेथड कुछ ऐसा होता है जैसे मैंने आपको बोला NPR, ठीक है। अब मान के चलो इसके लिए शॉर्टकट है मेरे पास सिंगल स्लॉट मेथड से। अब वो शॉर्टकट क्या है, जैसे मैं आपको बोला दैट इज 7P2, मैं आपको बोला 7P2, 7P2 में आपके दो स्लॉट है, तो यदि कोई आपको बोले टोटल स्लॉट कितने हैं, टोटल स्लॉट हाउ मेनी टोटल स्लॉट इज देयर, टोटल स्लॉट आपके दो हैं, तो दो स्लॉट आपने बना लिया, पहला स्लॉट दूसरा स्लॉट। अब पहला स्लॉट स्टार्टिंग करिए 7 से, 7 दूसरा देन 6, 7 - 1 6, सॉल्व करके आया 42, ये इसका शॉर्टकट है सॉल्व करने का। यदि कोई आपको बोलेगा 5P3, 5P3 मान के चलो 5P3 में आपको दिया 5P3, तो इसको निकालने का शॉर्टकट क्या है, इसको निकालने का शॉर्टकट ये है, तीन स्लॉट बना लेना, पहले 5 फिर 4 फिर 3, 5 × 4 × 3 दैट इज 60, ये सिंगल स्लॉट निकालने का शॉर्टकट है। अब इसी तरह कभी आपका क्वेश्चन आ गया कैट वर्ड दे दिया मैंने आपको, तो कोई आपको बोले इसको आप अरेंज कैसे कर सकते हो, टेल मी हाउ टू अरेंज द वर्ड इज कॉल्ड कैट, हाउ टू अरेंज द वर्ड इज कैट, कैसे अरेंज कर सकते हो इस वर्ड को, आपको इस वर्ड को अरेंज करना है, द वर्ड इज कॉल्ड कैट, CAT, इसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करोगे? तो आपको बता दूं इसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं, पहले बताइए इसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं, इसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं? टोटल अल्फाबेट आपके 3 हैं बच्चों, ठीक है। कितने हैं आपके टोटल अल्फाबेट? टोटल अल्फाबेट आपके 3 हैं, 3 अल्फाबेट हैं आपके, हाँ सर। CAT की बात करेंगे तो CAT अरेंज करूंगा, टोटल अल्फाबेट मेरे 3 हैं, इसको अरेंज करना है ना, 3 पोजीशन बना दो, पहले पोजीशन पे C आ सकता है, A आ सकता है, T आ सकता है, ठीक है, 3 अल्फाबेट में एक अल्फाबेट आ सकता है, दूसरे में 2 अल्फाबेट बचेंगे, 2 में एक आ सकता है, तीसरे में एक बचेगा, एक में एक आ सकता है, सो दैट इज अ फैक्टोरियल 3। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, 3 अल्फाबेट है आपके पास,
3 लेटर का वर्ड बनाना है आपको, CAT को अरेंज करना है ना आपको, ओके। फैक्टोरियल 3 इज द आंसर। लेकिन द वर्ड में आपको देता टाटा, इफ आई गिव यू द वर्ड टाटा, इस बार आपके पास 4 अल्फाबेट है, इसके बाद आपके पास 4 अल्फाबेट है, लेकिन उसमें 2 टी आ गए, 2 ए आ गए। अब यदि कोई आपको बोले इसको अरेंज करके दिखाओ, इसको अरेंज करके दिखाओ, तो माय फ्रेंड फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई, 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज डुप्लीकेट बनते हैं इसमें। उसमें तो 1C 1A 1T था, बट इस बार 2T 2A दे रखे हैं, तो आपको डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो नाउ कैलकुलेट करोगे, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करके 6 आएगा। नाउ अब इसी तरह आपको बता दूं दैट इज कॉल्ड वॉवल। वॉवल का वर्ड सुन लीजिए, वॉवल। वॉवल आपका होता है AEIOU, AEIOU, याद रखिएगा वॉवल, AEIOU, वॉवल इज AEIOU, ओके। तो माय फ्रेंड द वर्ड इज किसान, द वर्ड इज किसान, द वर्ड इज किसान, द वर्ड इज किसान। इसको अरेंज करो, इसको अरेंज ऐसे करो, इसको अरेंज ऐसे करो, ATC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अरेंज ऐसे करो सो दैट ऑल वॉवल कम टुगेदर, सो दैट ऑल वॉवल कम टुगेदर। इसको अरेंज ऐसे करो कि सारे वॉवल एक साथ आ जाएं। कैसे करूंगा सर? काउंटिंग करना जरूरी है आप लोगों के लिए। किसान वर्ड, इसको अरेंज ऐसे करो कि सारे वॉवल एक साथ आए। अब मैं आप काउंट करिए, इसमें आपके 5 अल्फाबेट थे, 5 में एक आई और एक ए और एक के, एक एस, एक एन। तो अल्फाबेट सॉरी वॉवल कितने हैं बच्चों? वॉवल 2 हैं, वॉवल 2 हैं, इनको 1 मान लीजिए, और बाकी के अल्फाबेट 3 हो गए, यस सर, टोटल हो गए 4। तो इसको बोलते हैं बांधने का कॉन्सेप्ट, दैट इज नथिंग बट नॉट, एक बांध दीजिए इनको। कोई बोले कि एक साथ आएंगे, आपने बोला कि आपने बोला वॉवल एक साथ आएंगे, तो आई और ए को बांध दिया, आई और ए को बांध दिया सर। दैट इज 3KSN और एक 3 और एक 4। तो इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई। ये जिनको आपने बांधा है आई और ए, ये लड़ेंगे कि भाई आई ए या ए आई। तो 2 तरीके हैं इनके पास, या तो आई ए हो सकता है या फिर ए आई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, 2 बंदे हैं, 2 बंदों के अंदर सीट होंगी, तो इनका अरेंजमेंट भी करना, देयर इज अ फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे, दिस आर 24 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉल्व करके आएगा 48। दिस आर फर्स्ट स्टाइल। दूसरा स्टाइल आपसे ये पूछ सकता है ऑल वॉवल, जैसे आपने बोला सो दैट ऑल द वॉवल कम टुगेदर, बोल सकता है नॉट ऑल वॉवल कम टुगेदर, ये बोल सकता है नॉट ऑल वॉवल, नॉट ऑल वॉवल कम टुगेदर, नॉट ऑल वॉवल कम टुगेदर, ये भी बोल सकता है नॉट ऑल वॉवल कम टुगेदर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? टोटल माइनस ऑल कम टुगेदर कर देंगे, ऑल वॉवल कम टुगेदर कर देंगे। टोटल निकालना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, 5 अल्फाबेट है, फैक्टोरियल 5 माइनस all come together, that is factorial 4 into factorial 2, factorial 5 is 120 minus 48, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ATC के लिए मैंने डिस्कस किया है, बांधने वाला कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ कभी कभी नंबर्स वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे आपको मैं दे दिया 1 3 5 0 ऑल्सो, दैट इज इंपॉर्टेंट 0 एंड द 7। ओके, और आपसे बोला है कि बताइए हाउ मेनी आपसे बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन, ओके, विदाउट रिपीटेशन। सुनो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन? 4 डिजिट नंबर चाहिए आपको? हाँ सर, 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पोजीशन में या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7, 4 डिजिट में कोई एक डिजिट आ सकती है। बची कितनी सर? दूसरी पोजीशन में 0 आ सकता है, हाँ। 4 में 1 खत्म हो गया, बचे 3, 0 को इंक्लूड करो, हो गए 4, फिर 4 में 1, फिर बचा 3, 3 में 1, फिर बचा 2, 2 में 1, सॉल्व किया
4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 24 इंटू 4 आई थिंक 96, आई थिंक 96। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। और भी फॉर्मेट्स हैं, और भी फॉर्मेट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत टाइम लगेगा बिकॉज फॉर्मेट बहुत सारे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि यदि आप 4 डिजिट का नंबर बना रहे हो तो फर्स्ट पोजिशन में 0 नहीं आ सकता। और एक रहता है हैंड शेकिंग वाला। एक चीज याद रखिएगा, कभी आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, जैसे कभी आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, कभी आपको स्ट्रेट बनानी है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। अब आपको यदि n पॉइंट्स दिए हैं, n पॉइंट्स दिए हैं, देयर इज अ कोलिनियर पॉइंट दिए हैं, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिए हैं, n पॉइंट जो कि नॉन कोलिनियर है, तो उसमें आप बताइए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेंगे, उसमें आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेंगे। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए वी यूज फंडामेंटल फॉर्मूला NC2 बिकॉज 2 पॉइंट चाहिए लाइन को बनाने के लिए। इन द सेम वे नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो यदि कोई मुझसे बोले नंबर ऑफ ट्राइंगल तो वी यूज NC3, वी यूज NC3। यदि कोई आपको ये बोलता है डियर स्टूडेंट्स कि आउट ऑफ n पॉइंट्स, आउट ऑफ n पॉइंट्स, आउट ऑफ n पॉइंट्स m पॉइंट्स कोलिनियर है, आउट ऑफ n पॉइंट्स कोलिनियर है, ओके, out of n points m point collinear, then now tell me how many number of triangle is there, how many number of triangle is there, number of triangle is NC3 and the minus here the MC3, remember, okay, MC3 minus MC3। now एक तो ये रहता है, एक ये रहता है। now अब इसी तरह एक बनता है आप लोगों का कौन सा, हैंड शेकिंग। सो नंबर ऑफ हैंड शेकिंग, नंबर ऑफ हैंड शेकिंग, यदि आपकी किसी पार्टी में n पर्सन है और उनको हैंडशेक करना है तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा, दैट इज NC2, दैट इज NC2। आपकी किसी पार्टी में n पर्सन है और सारे पर्सन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे, दैट इज NC2, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ पार्टी, n इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ पार्टी। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे एंड करता हूँ बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट पूरा बता दिया है, बिकॉज फिर तो और बड़ी वीडियो हो जाएगी, बिकॉज मैंने पूरा ब्रीफ दे दिया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का, प्रोबेबिलिटी का, एरिया अंडर द कर्व का और PNC का ब्रीफ मैंने आपको दे दिया है। तो थैंक यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 27 दिसंबर, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर 27 दिसंबर। आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ID पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द क्लास।